इसको यूट्यूब में भी अपन ऑन कर लेते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकोस पॉइंट। और आज जो है हम लोग, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को कि हम लोग केमिस्ट्री में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे इन 40 डेज। लेकिन एक्चुअल में 2000 एमसीक्यूज नहीं होंगे, उदास होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में 2500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। क्योंकि हर लेक्चर में हम लोग जो है अगर सिर्फ 50 एमसीक्यूज करें तब 2000 हो रहा है ना हम लोग, लेकिन हर लेक्चर में 60 से 70 एमसीक्यूज करेंगे, तो 40 लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी 2500 से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। क्लासेस जो है हर रोज होंगी, कोई भी दिन गैप नहीं है, संडे को छोड़ के, ठीक है। संडे को गैप रहेगा, उसके बाद जो है हर मंडे टू सैटरडे शाम को क्लासेस लगेगी 4:30 बजे शार्प। तो तुम लोगों को एडजस्ट करना है कि तुम जो है क्लास में प्रेजेंट रहो, तब जाकर के समझ में आएगा। क्योंकि आई थिंक ये सारे लेक्चर लाइव नहीं जाएंगे, ये आई थिंक 4-5 लेक्चर के बाद जो है लाइव नहीं जाएंगे, है ना। अभी कुछ शायद डेमो टाइप से है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। तो कुल मिला के तुम लोगों को यहाँ पे आकर के अटेंड करना होगा क्लासेस, तब जाके हम लोग अच्छे से पूरी प्रैक्टिस कर पाएंगे, 40 दिनों में एक अच्छा सा रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज जो है जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। सीक्वेंस मैंने बता दिया था कि पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, उसके बाद पीरियोडिसिटी होगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग होगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इसका थ्योरी रिवाइज करके आए होंगे, है ना, थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? ऑप्शन है चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड बोहर। गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, है ना। हाँ, 1986 में जो है प्रोटॉन की खोज की गई थी। इसमें +1 चार्ज होता है और P से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? गोल्डस्टीन है। ये प्रॉब्लम कर रहे हैं यहां पे। सेकेंड क्वेश्चन, मिनिमम रियल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट। किसी कण में न्यूनतम चार्ज कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पहला ऑप्शन। दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। कितने लोगों को लगता है कि 0 होना चाहिए? क्योंकि 0 सबसे कम होता है ना। एक्चुअल में क्या है, हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में सबसे छोटा पार्टिकल जो है एग्जिस्ट करता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम चार्ज होता है वही किसी भी पार्टिकल का मिनिमम चार्ज पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही जो है हमारे पास मिनिमम चार्ज होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन। जो एनोड की किरणें होती हैं, तुम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो एनोड रे का जो नेचर है, उसका जो प्रकृति है वो किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड के नेचर पर, जो गैस हमने लिया है उसके नेचर पर, डिस्चार्ज ट्यूब के नेचर पर, या सभी के नेचर पर? सभी के नेचर पर। गलत जवाब। जो गैस हम लोगों ने लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एनोड रे जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो गैस हमने लिया है, जो रेसिडुअल गैस लिया है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुमने कोई ऐसा गैस लिया है, तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने हीलियम गैस ले लिया है ना। हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो तुम लोगों को ऐसा कोई गैस लेना मान के, लेकिन तुमने ज़ेनॉन लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसमें बहुत तुम लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑल ऑफ द अबव में आंसर है नेचर ऑफ रेसिडुअल गैस। जो गैस तुमने लिया है उस पर निर्भर करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सबको दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? नहीं दिखाई दे रहा है यार, फिर इसको मैं कैसे करूं? अभी ये बड़ा भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तुम लोग थोड़ा आगे आके बैठ जाओ ना, खाली है इधर तो, कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस एटम मतलब क्या है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी होती है, 10 की पावर -10, तो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -15, है ना, ये दोनों बातें याद रखेंगे। तो आंसर क्या है, 10 की पावर -10 मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, मीटर, ठीक है, यूनिट चेंज कर लेते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई थी, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर था तो देख नहीं पाए बेचारे, न्यूट्रॉन बहुत अनस्टेबल होता है, 17 मिनट का होता है, तो शायद उसको पता नहीं कर पाए होंगे, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है शायद इसलिए, या न्यूट्रॉन जो है मूव नहीं करते हैं इसलिए, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमने क्या देखा था जब कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब जो है वो लगाया गया था, इलेक्ट्रोड लगाया गया था, तो जब तब हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, तो जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था उसका चार्ज नेगेटिव होगा, ऐसा हमने अनुमान लगाया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, ऐसा अनुमान लगाया, तो प्रोटॉन की खोज हुई, है ना। लेकिन जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुआ उसका पता ही नहीं चला, इसलिए वो लेट से डिस्कवर है, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड की किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया, है ना, जे थॉमसन ने बताया कि जो कैथोड होता है, कैथोड किरण होती है वो किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस ऑफ लिथियम एटम कितना होगा। चलो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर, सॉरी ये मिटता नहीं है क्या, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला, है ना। अपने को हाइड्रोजन और लिथियम के बारे में बोला है, तो मैं यहां पे रिलेशनशिप देखता हूं, क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम ये दे रखा है, तो ऑर्बिट के बारे में बात नहीं किया है, यानी कि एन दोनों का क्या है, सेम होगा। तो आर और जेड में क्या रिलेशनशिप है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो मैं लिख सकता हूं R1 बाई R2 इज इक्वल टू Z2 बाई Z1। तो R1 कितना दे रखा है हाइड्रोजन का, 0.53, R2 यानी कि लिथियम का मेरे को पता करना है, Z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, तो Z2 किसका एटॉमिक नंबर, लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो R2 क्या आ रहा है, देखो R2 आ रहा है 0.53 डिवाइड बाई 3, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो 0.17 आया आंसर। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 रहता है ना, कई बार यूनिट कन्वर्जन करने के लिए भी बोलता है। चलो अगला क्वेश्चन आया समझ में ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहली बार क्या पता चला कि एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि जब उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि 90% जो रेज होती हैं वो तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ रेज होती हैं, मतलब कितना 10,000 में से कोई एक, कुछ बुक कहती है कि 20,000 में से कोई एक किरण ऐसी होती है जो प्रॉपर 180 डिग्री में यू टर्न मारती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो किसी चीज से टकराई हो, तो रदरफोर्ड ने सोचा कि किस चीज से टकराई है, तो उसको मिला कि न्यूक्लियस से टकराता है, कि एक एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Which one of the following is not the characteristic of Planck quantum theory of radiation? प्लांक के थ्योरी में क्या नहीं था, क्या नहीं था। ठीक है, पहला बोल रहा है ऑप्शन, द जो ऊर्जा है, द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम।
कि एनर्जी जो है वो होल नंबर या मल्टीपल ऑफ क्वांटम में एब्जॉर्ब नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, जो रेडिएशन है उस पर एनर्जी होता है। रेडिएशन एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड क्वांटा। जो रेडिएशन और एनर्जी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। और आखिरी ऑप्शन है ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है, कितना मतलब जो एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना। और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास 40 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई 20 नहीं बोल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉनों के लिए अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है 20 है, यानी कि 20 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कब? न्यूट्रल में। तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे देखो कैल्शियम कैसा है, 2+ है। 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो 20 माइनस 18, 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। अधिकतर बच्चे 20 लगाते हैं, इसलिए देखो 20 में 20 भी ऑप्शन में दे रखा है ना। एग्जामिनर को पता है कि तुम कहां पे गलती करोगे, बता रहा हूं, वो तुम्हारे सामने जाल बिछाएगा, तुम कूदोगे, है ना। उसने 2+ लिखा है, तुम नहीं देखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शनल मास जो होता है उसको और क्या कहा जाता है? मतलब तुम देखते हो जैसे तुम्हारा सोडियम है 23 पॉइंट ऐसा करके मास रहता है, क्लोरीन है तो 35.5 रहता है ना। तो वो फ्रैक्शन में आ गया ना। तो वो फ्रैक्शनल क्यों होता है? कोई भी एटम में क्यों, मतलब 35 एग्जैक्ट नहीं है या 36 होता, 35.5 ही क्यों? 0.5 कहां से आ रहा है? तो फ्रैक्शनल मास को आइसोबारिक मास बोलता है, आइसोटोपिक मास बोलता है, आइसोस्टेरिक या आइसोडाइलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल इसलिए रहता है क्योंकि कई सारे जो एटम्स एलिमेंट्स हमारे पास वो आइसोटोप के फॉर्म में रहते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, है ना। तो आइसोटोप्स को क्या करते हैं कि कितना उनका जो है परसेंटेज है और कितना जो है उनका फ्रैक्शन है, इन सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक एवरेज मास निकालते हैं, उसको रहता है। तो जो फ्रैक्शनल मास होता है वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है? आइसोटोप की वजह से होता है। तो फ्रैक्शनल मास को और क्या कहा जाता है? आइसोटोपिक मास कहा जाता है ना, आइसोटोपिक मास। देखो कैसे निकालते हैं, अगला एक क्वेश्चन मैंने लिया भी है शायद, नहीं लिया है। एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल, सेम क्वेश्चन। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर यूजुअली फ्रैक्शनल, क्यों? क्योंकि दे एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप और उन आइसोटोप का मास अलग रहता है। जैसे 1H1 का मास 1 है, 1H2 हाइड्रोजन का मास 2 है, 1H3 हाइड्रोजन का मास 3 है। तो अलग अलग मास हो गया ना, लेकिन अपने को तो एक मास गिनना है, तो अपन एवरेज निकालते हैं। तो वो क्या है, आइसोटोप के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक मास बोलते हैं या फ्रैक्शनल मास बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये देखो कैसे निकालते हैं, अभी देखो बोरोन है अपने पास और इस बोरोन के दो स्टेबल आइसोटोप है। एक 19% है जिसका जो कि 10, जिसका मास नंबर 10 है, ये एटमॉस्फेयर में 19% प्रेजेंट है। और एक जिसका मास नंबर 11 है वो 81% प्रेजेंट है। तो इसका जो है एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो समझो इसको कैसे निकालते हैं। जो जितना जिसका एटॉमिक मास है और जितना परसेंट जो है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका मास कितना है 10 और कितना परसेंट प्रेजेंट है
19%, तो 10 गुणित 19 होगा। और इसका भी करेंगे, ये इसका मास कितना है 11, और कितना परसेंट प्रेजेंट है 81, तो इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद दोनों में जो परसेंटेज है परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना परसेंट है 19 प्लस 81, कुल मिला के नीचे वाला वैल्यू 100 ही आता है हमेशा, है ना। 19 और 81 कितना हो गया 100 हो गया। तो इसको जो है तुम लोग मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 10.8 आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो गया, तो इस तरीके से निकाला जाता है। आया समझ में? नहीं आया होगा इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसके बाद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम हो, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये इनमें कौन कौन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो निकालो। ऑप्शन नंबर सी देखो, Cn माइनस है ना, तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और माइनस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 6 दूनी 12 13 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और इसमें कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 दूनी 12 और 14, इसमें दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही क्या कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। आया समझ में? ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये हो गया। आइसोटोप समझ में आ गया तुम लोगों को। आइसोटोप मतलब कि अलग अलग मास वाले एक ही कंपाउंड। आइसोबार होता है, आइसोबार मतलब कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका मास नंबर सेम हो, है ना। और आइसोस्टीयर होता है एक, आइसोस्टीयर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो सेम होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक और आ गया फ्रैक्शनल मास निकालने का, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मास नंबर और इन्वायरमेंट में कितना परसेंट है। तो मास नंबर कितना है इसका 14, और 14 वाला कितना परसेंट कितना प्रेजेंट है 272, है ना। और इसका मास नंबर कितना है 15, और ये कितना प्रेजेंट है 1, है ना। मतलब ये 272:1 दे रखा है, उसका यही मतलब है। पर इन दोनों को कर दो ऐड, ऐड करने के बाद इसको ऐड करो तो जो परसेंट है उसको ऐड करो, तो 272 प्लस 1, तो नीचे में 273 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 14.003। मैंने मेथड बता दिया है, सॉल्व तुमको करना है, ठीक है। जितना मास नंबर है बटे जितना परसेंट पॉसिबल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, और नीचे में जितना जितना जो परसेंट है उसको ऐड करेंगे, है ना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिया तुम लोगों को समझाने के लिए, तो इसका आंसर है 14.003। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि ऑर्गन 18 और कैल्शियम 20, ये दोनों क्या है ये पूछा है। आइसोबार है, अभी बताया मैंने, मास नंबर सेम हो तो क्या बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं, तो आंसर ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो आइसोस्टीयर भी आ गया। आइसोस्टीयर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम भी सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है ना। उसको आइसोस्टीयर कहा जाता है, मतलब कि जो एटम है वो भी सेम रहेगा, और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो भी सेम रहेगा उसमें, तो उसको आइसोस्टीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक न्यूट्रॉन है, उसका अप्रोक्सीमेट कितना मास होता है। हाँ, न्यूट्रॉन का मास लगभग कितना होता है, प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोटॉन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अभी तक समझ में आ रहा है? लग रहा है तुमको ये सीरीज काम की है तुम्हारी? नहीं सर, हम कल से नहीं आएंगे है ना। चल अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन बाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में एक बार पूछा गया था। चलो बताओ, और एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन भी है ये। 180, ऑप्शन नंबर क्या बी, 1840 गुना भारी रहता है ना। 1850 भी ऑप्शन में है क्योंकि, तो इसलिए ये याद रखना है 1840 गुना क्या होता है भारी रहता है, ठीक है। प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन बाई 1840 गुना।
अगला क्वेश्चन देखो, विच मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू प्लम पुडिंग मॉडल? कौन सा मॉडल जो है प्लम पुडिंग मॉडल के जैसा है? थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल के जैसा है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, देखो यही है ना। छिप रहा है ना थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये 2023 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। दूसरा स्टेटमेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सही है पहला वाला? क्यों गलत है पहला? 3 होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑल द आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सही है। अगला ऑप्शन है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। गलत है। अगला स्टेटमेंट है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और ई सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में तीनों दे रखा है, नीट 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक? इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये पूछा है। तो देखो सोडियम 10, मैग्नीशियम 2+, इसमें भी 10-10 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस में 10 है, F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Fe2+ Mn2+ का देखो है क्या सेम? नहीं है। तो इसमें भी देखो Mn2+ और Fe3+ में सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है ना। तो तुम देखो, तुम लोग क्वेश्चन, मैं एक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं, ये नीट में आया है क्या? बहुत टफ है। पहला क्वेश्चन बहुत टफ था क्या? इससे पहले जो आया ये टफ था क्या? अभी जो क्वेश्चन टफ है क्या? तुमको लगता है कि पता नहीं भगवान क्या ही पूछेगा, हवा बना के रखो, क्वेश्चन इजी आता है ना, बस बशर्ते तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये है नंबर, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम 175, 71 रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो पहला पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर, तो 71 इसका जो है एटॉमिक नंबर है, तो 71 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। फिर जो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहता है न्यूट्रल एटम में, और ये न्यूट्रल एटम है। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन, तो 71 होना चाहिए। तो 71 और 71 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर तो यही मिल गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी करना चाहो तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या? 175 में से 71 घटा दो, 104 आएगा। तो कई बार बिना सॉल्व किए ऑप्शन में ऐसे पहुंचा जाता है लॉजिक से। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। ये है 2020 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है फॉर हीलियम प्लस। ठीक है, हीलियम के लिए ग्राउंड स्टेट में पहले ऑर्बिट में -x जूल एनर्जी है, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में बेरिलियम 3+ के लिए एनर्जी कितना होगा, ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन समझ लिया? ये पिछले साल के पिछले साल है, 2024 का क्वेश्चन है ना। ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ लिया ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? (13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहता है हमारे पास। तो इसमें मैं देख सकता हूं कि 13.6 तो कॉमन है, तो E1/E2 क्या हो जाएगा? E1/E2 हो जाएगा तुम्हारा Z1 का स्क्वायर बाई Z2 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो एनर्जी 1 कितना दे रखा है? -x जूल दे रखा है, और एनर्जी 2 जो है मेरे को पता करना है। तो पहला आइटम क्या है? चलो इसी में पढ़ लेता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर क्या था ये? ये रहा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम, पहला एटम क्या है? हीलियम है ना। तो Z1 यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। Z2 क्या है? बेरिलियम है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4, एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो Z2 का स्क्वायर यानी कितना? 4 का स्क्वायर 16। फिर N2, N2 मतलब क्या दे रखा था? दूसरे ऑर्बिट में पूछा था ना, 2 का स्क्वायर 4, और N1 में पहला ऑर्बिट दे रखा था। नहीं समझ? क्वेश्चन देखो ना, ये हीलियम के लिए पहला ऑर्बिट है, N1 इज इक्वल टू 1, और क्या बोलते हैं, बेरिलियम के लिए क्या है? दूसरा ऑर्बिट है, N इज इक्वल टू 2। चल चल भाई, तो N1 मतलब कितना? 1 के स्क्वायर 1। अब काटो पीटो, 4 चौक 16, और ये 4 से 4 गया, तो E2 कितना आ रहा है? E2 भी -x जूल ही आ रहा है। आया समझ में सॉल्व कैसे किए? ठीक है, आंसर देखो है क्या ऐसा? अरे देखो, पहला ऑप्शन है -x जूल। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ये नीट 2024 का थोड़ा मतलब वही टफ क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आया है। मैं तुम लोग को जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तब भी बोला था, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले यदि मुजाबानी याद है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं बनेगा। अभी जितने क्वेश्चन है फॉर्मूले से बने ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया क्वेश्चन बना, कोई वो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये नीट 2022 का है। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+? ठीक है, हीलियम और लिथियम का दे रखा है, और हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है मेरे को, लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मेरे को पता करना है। ठीक है, तो पढ़ लिया क्वेश्चन, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, यही फॉर्मूला है। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा? N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1, लिखेंगे ऐसा। ठीक है, तो R1 कितना दे रखा है मेरे को? R1 दे रखा है R1 105, ये देखो रेडियस दे रखा है पहला, और उसके लिए N की वैल्यू क्या है? 2 है, और किसके लिए पूछा है? हीलियम के लिए पूछा है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करते हैं। तो R1 दे रखा है 105.8, और R2 मेरे को पता करना है। N1 की वैल्यू क्या दे रखी थी? 2, दूसरे ऑर्बिट के लिए था ना, तो 2 का स्क्वायर 4, और बेरिलियम के लिए कौन सा ऑर्बिट था? तीसरा ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर 9। Z2 यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? बेरिलियम है ना, सॉरी लिथियम है, सॉरी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। चलो काटो पीटो इसको, ये 2 से गया 2 दूनी 4, और ये 3 से गया 3 तिया 9। ठीक है, तो R2 क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा मेरे पास 105.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, मत करो, यहां से 2 को काटोगे तो कितना आ रहा है? 1.5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 1.5 से होगा, है ना। यानी कि 1.5 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? इसका आधा करो, इसका आधा करो, कितना हो जाएगा? 52.9, है ना। तो इसी इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 158.7 आ रहा है। हाँ, तो 158.7। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये रहा। लेकिन एक मिनट रुको, ऐसा तो मेरे को बहुत बार यहाँ पे
अच्छा यूनिट देखो यहाँ पे पिकोमीटर में है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में हो जाएगा, 158.7 पिकोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये है ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ओडिशा के नीट में आया था। एक हाइड्रोजन एटम है, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज। हाइड्रोजन एटम में डी ब्रोई वेवलेंथ पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का सेकेंड बोहर ऑर्बिट में पूछा गया है। ठीक है, कैसा सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, पढ़ लिए, पढ़ लिए, चल अब इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डाटा पहले तो हम लोगों को दे रखा है। एक तो मेरे को जो है रेडियस दे रखा है ए नॉट कितना, 52.9 पिकोमीटर दे रखा है, 52.9 पिकोमीटर दे रखा है रेडियस मेरे को। ठीक है, nth ऑर्बिट में रेडियस कैसे निकालते हैं, nth ऑर्बिट में रेडियस कैसे निकालते हैं, तुमने पढ़ा है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला। nth ऑर्बिट में रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर और जो रेडियस दे रखा है, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है तुमने। हाँ, तो इसमें रखो, तो आर स्क्वायर मतलब है कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में। तुम लोग कंफ्यूज काहे हो जाते हो, क्वेश्चन नहीं पढ़े ठीक से। सेकेंड ऑर्बिट, एन का वैल्यू कितना है, 2 है ना, एन का वैल्यू 2 है, 2 ही डाटा दे रखा है मेरे को, और हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन एटम याद रखो, एन की वैल्यू 2 है, और ये रेडियस मेरे को पहले से दे रखा है, 3 डाटा दे रखा है। ठीक है, अब चलो इसका यूज करते हैं। पूछा क्या है मेरे को, रेडियस ही पूछा है ना, वेवलेंथ पूछा है इन द हाइड्रोजन, तो हाँ वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ मेरे को निकालना है। तो ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो पहले। आर स्क्वायर मतलब कि 2 के स्क्वायर 4 इंटू 52.9 कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारे पास 211.6 पिकोमीटर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके रख लिए। अब मेरे को क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ कैसे निकालूं मैं, वेवलेंथ के लिए क्या मेरे को क्या पता है, वेवलेंथ तो मेरे को यही पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यही पता है, या फिर मैं लिख सकता हूं एच बाई एम वी, ये बोल सकता हूं। ठीक है, दूसरा और कोई फॉर्मूला बताओ, लेकिन इससे तो काम बन नहीं रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे तो जो है रेडियस ऑलरेडी दे रखा है, और इस फॉर्मूले में रेडियस नहीं है, इस फॉर्मूले में रेडियस नहीं है, तो फिर मैं कैसे निकालूं। एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो घूमती हुई चीजों के पास कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। फिजिक्स में पढ़े तुम लोग, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr होता है, और क्या होता है, nh/2 पढ़े हो, 2 फॉर्मूले होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगुलर मोमेंटम जो है mvr होता है, और nh/2 भी होता है, तो दोनों मतलब एक ही बात है। और इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में r आ रहा है रेडियस, इस फॉर्मूले पे रेडियस आ रहा है, और इन दोनों फॉर्मूले पे कॉमन क्या है, h, इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे को लैम्डा मिल जाएगा। कैसे, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा एम वी, ये आ रहा है, h इज इक्वल टू लैम्डा एम वी, और यहां पे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी आर इन टू 2π/n, ये आ रहा है ना। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2, या फिर इसको एक काम करो, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, क्योंकि n का वैल्यू तो मेरे को पता है ना, n का वैल्यू क्या है, 2, तो mvr इज इक्वल टू 2h/2π, तो 2 से 2 कट गया, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, h इज इक्वल टू mvr इंटू पाई, ये आ रहा है, m इज इक्वल टू mvr इंटू पाई। ठीक है, तो इन अब यहाँ पे h के वैल्यू मिल गया, यहाँ पे भी h के वैल्यू मिल गया, दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो क्या हो जा रहा है, लैम्डा एम वी बराबर एम वी आर इंटू पाई, ये आ गया, m से m कटा, v से v कटा, तो लैम्डा क्या आ गया मेरे पास, r इंटू पाई, और रेडियस तो अभी निकाला मैंने, कितना
211। तो ये लैम्डा क्या हो गया 211.6 इंटू पाई। आया समझ में क्या किया हमने? थोड़ा सा क्वेश्चन में सोचने वाला था, है ना? तो मैंने बस ये सोचा, मेरे को बस ये पता था कि लैम्डा इज इक्वल टू मतलब वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ का तो मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी पता है। लेकिन रेडियस दे रखा है तो रेडियस को कहाँ डालूं मैं? तो रेडियस मेरे को नहीं पता है। तो रेडियस के लिए मैंने फॉर्मूला सोचा कि ऐसा कौन, ये है क्या, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, घूमती हुई चीजों के पास एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर बाई इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यहां से मेरे को रेडियस मिल गया, यहां से मेरे को वेवलेंथ मिल गया, दोनों में कॉमन क्या है? एच। तो एच का वैल्यू निकाल के मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, तो मेरे को लैम्डा और रेडियस में फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना? तो ये है एक। या फिर इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, चलो। एम वी आर इंटू 2 पाई बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा एम वी आता है ना? तो यहां से एम वी और एम वी कट जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? अगली बार क्वेश्चन आया लैम्डा और रेडियस के बीच में रिलेशन है, ये फॉर्मूला लगा देना, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन, ठीक है? तो इसमें सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या? इसमें सॉल्व करके देखो, कहां पे सॉल्व करें? यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन है ना? तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 211.6 अपॉन में एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 गया, लैम्डा इज इक्वल टू 211 पाई आ गया, आ गया। तो अगर इतना तुम लोगों को झंझट नहीं कर, मैं ऐसे ही करता था अपने टाइम पे कि मैं ऐसा फॉर्मूला खुद बनाता था और खुद बना के याद कर लेता था, ठीक है? तो जब भी अगली बार क्वेश्चन आया सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर 2 लाइन में सॉल्व हुआ, ठीक है? तो तुम लोग भी यही करो, 4 महीने जो तुम्हारे पास टाइम है ना, इसमें यही करना है, तुमको सॉल्व करना है। तुमने देखा सॉल्यूशन देखा, इतना लंबा चौड़ा भैया मुझसे नहीं होगा, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला याद करो, अगर कर सकते हो तो, ठीक है? नहीं कर सकते, एकदम लॉजिकल आदमी हो कि नहीं हम तो ऑन द स्पॉट आइंस्टाइन के बाप बन जाएंगे, तो डिराइव कर दो, है ना? चलो, आया समझ में? जिसको आया समझ में अच्छी बात है, जिसको नहीं आया समझ में उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, अरे बाप रे, लिस्ट मैच करना है मेरे को। अच्छा एम एल है, एम एल यानी कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एम एस दे रखा है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, एल बोले तो एजीमुथल और एन बोले तो प्रिंसिपल। तो देखो एन क्या होता है साइज, है ना? तो डी का 2, डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा आंसर मिल गया, ठीक है? तो और एल बोले तो एजीमुथल ये बताता है शेप, तो सी का 1 और एस बोले तो स्पिन यानी कि बी का 4 इसी में दे रखा है, और एम बोले तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताता है, तो ए का 3, ठीक है? तो देखो मैं हमेशा लास्ट ऑप्शन मिलाता हूं, क्योंकि अगर तुम लोग ए का 3 मिलाओगे तो 2 ऑप्शन दे रखा है ना? लास्ट वाला अक्सर 90% टाइम ना करेक्ट हो जाता है। तो मैंने सीधा प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल से साइज देखा, डी का 2 होना चाहिए, डी का 2 एक ही ऑप्शन में। तो एग्जाम में तुम्हारे पास समय कम रहता है, तो अपने आप को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं पहले सबको मिलाऊंगा उसके बाद आंसर में जाऊंगा, ठीक है? लॉजिक में लगाओ, अगर मिल रहा है लगाओ आंसर, आगे बढ़ो, ठीक है? जिस क्वेश्चन में समय बचा सकते हो बचाओ, यही रूल है। अगला, अरे बाप रे, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इनमें से क्वांटम नंबर का इनकरेक्ट क्या हो सकता है? चलो, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो l क्या होता है n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 3, तो l 3 हो सकता है। m क्या होता है माइनस l से प्लस l तक, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो सकता है। और स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, तो यहाँ माइनस हाफ दिया, तो ये तो सही है, अपने को गलत पूछा है ना। हाँ, n इज इक्वल टू 5 है तो l इज इक्वल टू n-1 है ना, n-1 यानी कि 4, तो l इज इक्वल टू, तुम बोलोगे सर ये तो 2 दिया है तो गलत है क्या? नहीं, 4 से नीचे जितनी वैल्यू सब पॉसिबल है ना l के लिए, ज्यादा अगर यहाँ पे 5 ही दिया होता या 6 दिया होता वो पॉसिबल नहीं है। n-1 यानी कि 4 आ रहा है, तो 4 3 2 1 कोई भी पॉसिबल है इसके लिए, है ना? तो l इज इक्वल टू 2 है तो m-2 -1 यहाँ पे 0 होना चाहिए था, -2 -1 0 +1 +2 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो
और एम एस तो प्लस, अब चलो तो मेरे को तो बी गलत लग रहा है, सी देखते हैं। 4 है तो एल के लिए 2 पॉसिबल है, एक -2 -1, ये भी ठीक है। डी में n इज इक्वल टू 5 है तो -3, एल इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये भी ठीक है। तो बी वाला गलत है ना। ये मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है, आया समझ में? बेसिक बेसिक है, बहुत टफ नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ वेग फंक्शन साइन डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये कहाँ का क्वेश्चन है? मणिपुर का ही 2000 दिख नहीं रहा है मेरे को, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। वेव फंक्शन पाई साइन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ठीक है। साइन तुम लोग यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े होगे, फॉर्मूला एक तो बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि जो साई होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा उस बात को बताता है, वेव फंक्शन को बताता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, मतलब कि साई के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, ये साई के प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा मिस्टेक है इस लाइन में, एक्चुअली साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पढ़े हो क्या? साइन स्क्वायर जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा, साइन स्क्वायर से बताते हैं इसको, ठीक है। यहां पे बोला है ये साइन से बताते हैं, यानी कि वेव फंक्शन से बताते हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और पिछले अभी तुम लोग देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों से जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए तुमको अच्छे से पढ़ना होगा चीजों को। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रिलेशन बिटवीन NM अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में रिलेशन पूछा है। तो तुमने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि m इज इक्वल टू 2l + 1, तो l निकालो, यहां से क्या आ रहा है m - 1/2, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये रहा m - 1/2, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया, कब का क्वेश्चन है ये? 2023 का क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला फेंक के मारा है तुमको। अगला क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल द 5 इनकरेक्ट पूछा ना, ऑल द 5 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल, सही है। All the 5d orbital are different in size when compared to the respective 4d orbital। 4d के कंपैरिजन में 5d का साइज अलग अलग है, सही बात है, सही बात, इसीलिए तो पूरा आगे बढ़ता है ना वो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि साइज अलग अलग। All the 5 4d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल, लेकिन शेप सेम होता है 4d का 3d के जैसा, सही है, सही है। क्योंकि मान के चलो यदि 4d के पहला ऑर्बिटल जो है डबल डम्बल है, तो 3d का भी तो डबल डम्बल ही होगा। d ऑर्बिटल तो d से डिफाइन होता है ना, 4 या 3 का कोई मतलब ही नहीं। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। d ऑर्बिटल में जो 5 ऑर्बिटल है, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, सही बात है, सही बात है। 10 तो 3 सही है, तो चौथा तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो गलत क्यों है ये? द शेप ऑफ dxy dyz dzx ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, जैसे 5 ऑर्बिटल होता है तो उसका नेमिंग करते हैं ना हम लोग, तो इसमें बोला है कि dxy dyz और dzx जो है एक जैसे होते हैं, और dx² y² और dz² जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं, सही है। देखो dxy dyz dzx और dx² y² ये चारों सेम रहते हैं। अगर स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा तो dz² जो होता है वो इस तरीके से घूमता है उसमें, तो dz² का शेप बस अलग होता है, बाकी 4 एक जैसे रहते हैं, है ना, ऐसे एक्सिस में वो जमा हुए रहते हैं, आया समझ में? तो इसलिए ये गलत है। अगर ये स्टेटमेंट के जगह रहता
कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये चारों एक जैसे होते हैं और डीजेड स्क्वायर अलग रहता है तो स्टेटमेंट सही रहता है, तो इसलिए ये गलत है। थोड़ा सा जो ध्यान देकर पढ़ा होगा उससे बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी के हिसाब से जमाना है हमको, एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। चलो देखो और बताओ। एन प्लस एल का वैल्यू जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतना ज्यादा होता है ना, वही होता है ना। हा? नहीं पढ़े होगे तो याद लिख लो कहीं पे, इसमें नहीं लिख सकते क्या। एन प्लस एल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो एन प्लस एल जोड़ो तो 5 तो एन हो गया और एफ के लिए एल की वैल्यू 3, तो 5 3 8 हो गया। यहां पे 6 और पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो 6 1 7 हो गया। यहां पे 4D 4 और डी का क्या होता है, एल की वैल्यू 2 होता है, तो यहां पे 6 हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा 5 और पी के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब दो की वैल्यू सेम आ जाती है तो एन की वैल्यू हम लोग देखते हैं, है ना। एन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा जो है एन की वैल्यू लो होती है, उतना अपने को एनर्जी ज्यादा मिलता है। एन हैज लोअर वैल्यू, एन हैज लोअर देयरफॉर डिक्रीजिंग। अच्छा सॉरी, एन का वैल्यू कम रहता है तो एनर्जी कम रहता है ना। तो यहां पे क्या बोला मैंने, पहले एन प्लस एल देखना है। एन प्लस एल में देखेंगे कि किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू एन प्लस एल करने पे ज्यादा आएगा उसका एनर्जी ज्यादा आएगा। जब एन प्लस एल करने पे दो लोगों की सेम वैल्यू आ जाए तब एन देखेंगे, जिसमें एन छोटा होगा उसका एनर्जी भी छोटा होगा। तो जैसे इन दोनों में 6 6 आ गया तो इसमें एन क्या है 4 है, इसमें एन क्या है 5 है, तो 4 वाले का एनर्जी कम होगा 5 वाले से। आया समझ में। तो पहले एन प्लस एल देखना है और दूसरे नंबर पे एन देखना है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे भी 5f का वैल्यू 8 आएगा, 6p का वैल्यू 7 आएगा, 5p का वैल्यू 6 आ गया, 4d का वैल्यू 6 आ गया। अब 6 6 आ गया तो n देखेंगे, n जिसका छोटा है एनर्जी उसका छोटा होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो 4 वाले की एनर्जी 5 से छोटा होगा, तो इसका सीक्वेंस सही है। आया समझ में। तो ये है, ये क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज। एक ऐसा ऑर्बिटल जिसका एंगुलर नोड यानी कि L जो है वो 3 है और टोटल नोड जो है वो भी 3 है। 4 आएगा, 4f आएगा, कैसे। तो उससे निकाल लिए, ठीक है, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो टोटल नोड होता है, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। टोटल नोड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-1। तो टोटल नोड क्या, हाँ n-1, तो टोटल नोड क्या दे रखा है 3, तो टोटल नोड हो गया 3 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 4 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और तुमने किस तरीके से निकाला कि p के लिए वैल्यू 2 होता है ना, 1 होता है, p के लिए वैल्यू 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो यहां पे या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है पूछा गया। टोटल ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिट इज 0। सही बात है। एक ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल के बारे में बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर काफी हैं और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। सही बात है। देखो ऑर्बिटल के बारे में क्या मेरे को पता होता है, ऑर्बिटल का साइज क्या है, ऑर्बिटल का शेप क्या है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किधर है। तो एस पी मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इतने में पता चल गया। लेकिन उस ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में उसका साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में उसका शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में उसका ओरिएंटेशन क्या है, और वो इलेक्ट्रॉन खुद ऊपर है कि नीचे है। तो ये बताने के लिए मेरे को 4 क्वांटम, तो चौथा क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो ऑर्बिटल को बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। आया समझ में? तो बी वाला भी सही है। और ये तो दिख ही रहा है गलत ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये तो दिख ही रहा है गलत, तो ये गलत है। और वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। सही बात है, dz स्क्वायर में m 0 होता है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? हाँ और क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द, ये ना 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोस n इज इक्वल टू 2 से 3 पे जा रहा है और n इज इक्वल टू 4 से 6 पे जा रहा है। तो वेवलेंथ का रेशियो मेरे से पूछा है। क्वेश्चन पढ़े, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। 2025 नीट का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा लेवल ऊपर किया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एनर्जी क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन एन की दो वैल्यू दे रखी, एक बार एन इज इक्वल टू 2 से 3 पे जा रहा है और दूसरी बार एन इज इक्वल टू 4 से 6 पे जा रहा है। तो जब ऐसी होती है तो फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। क्या बनता है, एनर्जी इज इक्वल टू बन जाता है तुम्हारा 1 बाई एन 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, ऐसा बन जाता है। तो चलो, तो अब मैं बात करता हूं एनर्जी 1 के बारे में। एनर्जी 1 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में जा रहा है ना। तो 1 बाई n1 मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो इसको सॉल्व करो तो 9 में 4 गया, क्या आ रहा है 5, तो 5 बाई 36, 5 बाई 30। एनर्जी 1 कितना आ गया, 5 बाई 36 आ गया। ठीक है, एनर्जी 2 देखो, एनर्जी 2 क्या बन रहा है, 4 से 6 में जा रहा है। तो सेम फॉर्मूला होगा, तो 1 बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर 36 है ना, 6 6 का 36। तो इसको वो करो, 36 में 16 गया 20 और 36 का गुणा करो 16 से तो 576 आएगा, 576। इसको अभी भी काट सकते हैं ना, काटो 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। तो ये आ रहा है 5/144। एनर्जी 2 आ गया 5/144 है ना। तो एनर्जी 1 बाई एनर्जी 2 कर लो। अब एनर्जी 1 बाई एनर्जी 2 करो तो क्या आ जाएगा, एनर्जी 1 तो है 5/36 और एनर्जी 2 तो इसको ऐसे पलट के लिख सकता हूं मैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 144/5। तो 5 से तो 5 गया, इसको काटो 36 से 4 जा रहा है, तो E1 बाई E2 क्या आ गया 4/1। लेकिन आंसर क्या है 1/4। तो हमने गलत किया कुछ नहीं, हमको क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है, हमने क्या निकाला एनर्जी। तो अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, यानी कि E1 बाई E2 क्या है, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 है। तो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। और अपने को क्या पूछा है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो इसको पलट दो तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या आ गया 1/4। क्वेश्चन कठिन नहीं था, लेंदी था।
कठिन लगा, है ना? तो ये कठिन उसके लिए है जो एकदम नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसीलिए मैं तुमको हमेशा जोर देता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने टाइम में भी किए थे, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे लगाए थे। जब मैंने अपने टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने जो है 20-25 क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से लगाए थे, ठीक है? तो अगर नीट 25 में भी मैं अपीयर होता तो मेरे को क्वेश्चन नया नहीं लगता। तो वही चीज होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा, तुम इतने क्वेश्चन लगा लो कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी नजर से ना बचे, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप तो था, लेकिन कठिन में नहीं गिनता मैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन नहीं बताता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी बताता है, गैस वॉल्यूम को नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम, ठीक है? करो सॉल्व इसको। तो एनर्जी के लिए अपन लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हीलियम, तो पहले हीलियम के लिए निकाल लो एनर्जी ऑफ हीलियम। तो जेड क्या होता है हीलियम के लिए, 2, एटॉमिक नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा है तो 1 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगा ये तेरा 54 आता है मेरे ख्याल से ना, हाँ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? लेकिन आंसर किस में दे रखा है, जूल में दे रखा है, आंसर जूल में दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना, इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको कन्वर्ट करो तो 54.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.72, मतलब ये आ रहा है 87.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो देखो ऐसा कोई आंसर है क्या, एनर्जी ऑफ हीलियम, तो एनर्जी ऑफ हीलियम इसमें दे रखा है 19, तो ये तो गलत हो गया। एनर्जी ऑफ हीलियम दे रखा है 8.72 दे रखा है, ठीक है? पावर 18 दे रखा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर सरकाऊं तो 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 18 बन सकता है, ठीक है? तो ये वाला सही हो सकता है। और ऑप्शन देखो, एनर्जी ऑफ हीलियम 19, तो ये तो गलत हो गया। एनर्जी ऑफ हीलियम 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 16, तो माइनस 16 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो बस एक ही करके मैं आंसर पे आ गया, ठीक है? और दूसरा रेडियस पूछा है, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगेन हीलियम का ही निकालते हैं, रेडियस ऑफ हीलियम। तो एन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, एटॉमिक नंबर 2 है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो ये कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 और तुम्हारा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 छक्के 12 है ना, तो 0.26 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहीं पे देख लो 26.4, तो इसको जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इधर सरकाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा, है ना? माइनस उसमें चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में आंसर चल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक ही से आंसर में चला गया, चारों सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वो 4 ऐसे तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। कई लोग होते हैं ना, अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं 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 करके चारों को सॉल्व करते हैं, वो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ना बच्चे, तो वो नहीं करना। अपने आप पे भरोसा रखो, एक आंसर भी तुम्हारा सॉल्व, देखिए मैंने एक ही सॉल्व किया और तीनों को देख लिया बाकी ऑप्शन को। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नजरें चारों ऑप्शन पे जानी चाहिए, ठीक है? तो कई बार हम लोगों को ऑप्शन से ही आंसर का पता चल जाता है कि ये तो नहीं है ना, ठीक है? तो पहला से ही आंसर मिल गया। चलो ये कब का क्वेश्चन है, 25 का है ना, हाँ तो बस, तो इसके बाद क्वेश्चन ही कहाँ बचा, हाँ खत्म हो गया। तो हम लोगों ने लगभग जो है 65 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ठीक है? आज के लेक्चर में जहां वैसी है 60 65 70 के आसपास कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए। मजा आया, 1.5 घंटे लगे, 90 मिनट में हम लोगों ने 65, नॉट बैड,
है ना। 90 मिनट, 1.5 घंटे ही लगे ना। 4:30 में स्टार्ट किया था, नहीं 4:30, 4:40 में स्टार्ट किया, ठीक है।